नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। अपन पिछली क्लासों से राजस्थान की राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं, जो CET और जो है वो 3rd ग्रेड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही 29 तारीख को 2nd ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे ये एग्जाम दे रहे हैं 3rd ग्रेड का या 2nd ग्रेड का या CET का, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो वीडियो दूसरों तक पहुंच सके। तो मैं बिना देर किए हुए जो है वो इस क्लास को शुरू करता हूं। एक और बात बता दूं कि यदि आपको वीडियो की PDF, जो ये PDF चल रही है, ये सॉल्व्ड PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में बकायदा उसका लिंक दिया गया है, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये सूचना के बाद मैं शुरू करता हूं आज का वीडियो। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 226 के अनुसार, एक मिनट थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूं। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? बात, एक प्रश्न तो यह बनी गया कि उच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के अनुसार रिट जारी करता है, तो यह तो इसमें दिया गया है अनुच्छेद 226। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट तो जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय ये रिटें जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। अब बात ये आती है कि उच्च न्यायालय कितनी रिटें जारी करता है और उच्चतम न्यायालय कितनी रिटें जारी करता है। उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, जबकि प्रश्न यहां उच्च न्यायालय का पूछा है तो उच्च न्यायालय साथियों 6 प्रकार की रिटें जारी करता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। उच्चतम न्यायालय से एक ज्यादा रिट जारी करता है। देखिए 5 प्रकार की रिटें तो उच्चतम न्यायालय भी जारी करता है। कौन कौन सी? नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 उत्प्रेषण, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 अधिकार परीक्षा, नंबर 5 परमादेश। यानी ये 5 प्रकार की रिटें तो सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है। ये 5 प्रकार की रिटें तो सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि उच्च न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी करता है। तो ये छठी रिट कौन सी है जो उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? छठी रिट होती है इंजेक्शन। ये इंजेक्शन जो याचिका है, इंजेक्शन याचिका केवल उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। इसे हिंदी में अपन कह सकते हैं अंतरिम राहत। अंतरिम राहत इस रिट को कहा जाता है कि जब भी कोई मान लो तुरंत फैसला देना हो तो इंजेक्शन याचिका लगाई जाती है और उसमें हाथों हाथ फैसला दे दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है ज्यादा, तो उसको तुरंत प्रभाव से यदि उसको राहत देनी है तो डॉक्टर द्वारा उसको इंजेक्शन लगाया जाता है। वही याचिका है ये इंजेक्शन याचिका, जिसके द्वारा जो है वो रोगी को तुरंत जैसे फरियादी को तुरंत राहत मिलती है, तो अंतरिम राहत भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार उच्च न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये 5 ऊपर वाली सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है, हाई कोर्ट भी जारी करता है, लेकिन छठी जो इंजेक्शन याचिका है वो केवल हाई कोर्ट के द्वारा ही जारी की जाती है। तो आप एक हिसाब से कह सकते हैं कि याचिका जारी करने में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा सुपीरियर है। तो निश्चित तौर से ध्यान रखना, हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य रहा व्यक्ति निम्न में से किस पद पर नियुक्त नहीं हो सकता है? यानी जो व्यक्ति आरपीएससी का सदस्य रहा है,
आरपीएससी का सदस्य रह चुका है तो वो निम्न में से कौन से पद पर जा सकता है। देखो भारत में 3 प्रकार के सिर्फ कमीशन है। ये 1 नंबर यूपीएससी, 2 नंबर एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग, और 3 नंबर जेपीसी यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग। अब इनमें नियम यह है कि भाई जो व्यक्ति एक बार जिस पद पर रह चुका है उसके बाद वो उस पद पर या उससे नीचे के पद पर नहीं जा सकता, उससे ऊपर के पद पर जा सकता है। उससे नीचे के पद पर वो नियुक्त नहीं हो सकता, उससे ऊपर के पद पर जा सकता है। तो देखिए ऊपर का पद कौन सा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में। तो सदस्य रहा है ना, सदस्य है तो सदस्य अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये तो सही है। पर ये नहीं हो सकता पूछा है। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बिल्कुल हो सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य है वो संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य हो सकता है क्योंकि ऊंचा चला गया। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बिल्कुल वो भी ऊपर हो गया, उसका भी वो सदस्य बन सकता है। अन्य राज्य में लोक सेवा आयोग के सदस्य ये नहीं बन सकता। अगर यहां लिख देता कि अन्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तो अध्यक्ष बन सकता था, लेकिन सदस्य नहीं बन सकता क्योंकि सदस्य तो सेम हो गया। वे राज्य लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है और हरियाणा लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है, दोनों का बराबर स्टेटस है, इसलिए बराबर स्टेटस पर तो जा ही नहीं सकता। संविधान यह कहता है आप उच्च पद पर जा सकते हो। यानी संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य यदि कोई व्यक्ति है तो वो जो है राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य व्यक्ति है वो उपरोक्त 3 पदों पर जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बन सकता है, लेकिन अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य नहीं बन सकता। निश्चित तौर पर यह ध्यान रखना, यह संविधान के अनुच्छेद 319 में वर्णित है कि ये सदस्य सेवानिवृत्त होने के बाद क्या करेंगे, इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद ये क्या करेंगे। तो ये पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है बकायदा कि वो अपने से नीची पोस्ट पर जा नहीं सकते या सेम पोस्ट भी नहीं जा सकते, उच्च पद पर जा सकते हैं। तो चलते हैं आगे तीसरे प्रश्न की ओर। इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहां स्थित है। राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना कब हुई। राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना 1949 में हुई। उसके बाद इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान खोला गया। इसका मुख्यालय कहां है। इसके मुख्यालय की मैं बात करूं साथियों तो यह स्थित है राज्य की राजधानी जयपुर में। निश्चित तौर से ज्यादातर राजस्थान में जो संस्थाएं हैं उनका मुख्यालय जयपुर में है और इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्था का मुख्यालय भी जो है वो जयपुर में। इसके अलावा ध्यान रखना राजस्थान राज पंचायती राज मंत्री जो हैं वो है रमेश मीणा। रमेश मीणा जो है वो राजस्थान पंचायती राज मंत्री के पद पर कार्यरत है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना। चलते हैं आगे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है निम्न कार्यकालों को सुमेलित करना है। एक तरफ मुख्यमंत्रियों की सूची दी गई है, मैं यहां लिख देता हूं ये सीएम है सूची 1 में और ये उनका कार्यकाल है कि कौन सा सीएम कौन से कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहा था या उनका कार्यकाल निम्न में से कौन सा है। तो ध्यान रखना साथियों आजकल प्रश्नों का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया है तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए हैं और ये आया हुआ प्रश्न है, आरपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है तो इससे रिलेटेड भी कोई दूसरा आ सकता है या ऐसा भी आ सकता है। तो देखते हैं, देखो जगन्नाथ पहाड़िया इसका रहा था 1980 से 81, यानी ये साहब 1980 से 81 के मध्य राजस्थान के सीएम रहे थे। उसके बाद आते हैं बरकतुल्ला खान। बरकतुल्ला खान 71 से 73 के मध्य राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे और इनकी बाद में पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी और ये राजस्थान के एकमात्र सीएम है जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। आगे चलते हैं भैरों सिंह शेखावत साहब। भैरों सिंह साहब 1977 से 80 के मध्य ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे राजस्थान के और 1977 में
उन्हें ये पोस्ट प्राप्त हुई थी। तो 1977 में जब सरकार केंद्र में भी पलटी थी तो राज्यों में भी सरकार पलटी थी और पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधान मुख्यमंत्री बने कौन? भैरव सिंह शेखावत। मोहनलाल सुखाड़िया का पहला कार्यकाल रहा था 1954 से 1957 के मध्य, और ये राजस्थान में जो है वो बाद में सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले सीएम बने। अभी तक रिकॉर्ड है इनका, लगभग 17 वर्षों तक ये राजस्थान के सीएम रहे थे। इन्हें राजस्थान में आधुनिक निर्माता या राजस्थान का आधुनिक निर्माता जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो एक के नीचे बी, एक के नीचे बी दो में है तो एक और एक इसमें है, फिर दो के नीचे सी, दो के नीचे सी इसी में है केवल, देख लीजिए, तीन के नीचे डी, तीन के नीचे डी और चार के नीचे ए, तो ये ऑप्शन अपना बी नंबर ऑप्शन अपना सही हो गया। ध्यान रखना कि ये इधर सीएम है और ये उधर उनका कार्यकाल है। तो ये आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, निश्चित तौर से आपको इनका कार्यकाल ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के पद पर नहीं रहे? साथियों अपने को यह बताना है कि निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के पद पर नहीं रहे। देखो निर्मल चंद्र जैन ये रहे थे, एनसी जैन रहे थे और पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, पद पर रहते हुए मृत्यु। इनकी हुई थी। प्रतिभा पाटिल ये राजस्थान की राज्यपाल बनी थी और राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। तो ये तो थी राज्य की पहली महिला राज्यपाल। ये थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। डॉक्टर संपूर्णानंद ये भी राज्य के राज्यपाल के पद पर रहे थे। उसके बाद आते हैं बलराम जाखड़। एक्चुअल में उत्तर जो है वो बलराम जाखड़ ही है। बलराम जाखड़ कभी भी राजस्थान में राज्यपाल के पद पर नहीं रहे। हालांकि ये पंजाब से थे लेकिन राजस्थान से चुनाव लड़े थे इन्होंने। सिक्कर से ये सांसद रहे थे, उसके बाद चूरू से भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, हालांकि चुनाव हार गए थे। ये भारत में कृषि मंत्री के पद पर रहे हैं, लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके अलावा ये दक्षिण भारत में 2-3 राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं, लेकिन ये राजस्थान के राज्यपाल कभी नहीं रहे। तो बलराम जाखड़ जो पंजाब के रहने वाले थे, वो राजस्थान से इनका जुड़ाव है, बिल्कुल जुड़ाव है। ये सांसद रह चुके हैं राजस्थान से, लेकिन कभी भी राजस्थान के राज्यपाल के पद पर ये नहीं रहे। बाकी उपरोक्त तीनों ही राजस्थान के राज्यपाल के पद पर रह चुके हैं। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं छठे प्रश्न की। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर संपूर्ण राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी होती है या उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। अब दूसरी बात, इसे लगाता कौन है? इसे राष्ट्रपति लगाते हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर लगता है, जिसमें राज्यपाल की अनुशंसा हो भी सकती है और नहीं भी होती है। अब मान लीजिए किसी राज्य में धारा 356 लग गई तो कहना यह चाहता है कि उस राज्य के संपूर्ण प्रशासन की जिम्मेदारी किस व्यक्ति की होगी? राज्यपाल की होगी, राष्ट्रपति की होगी, मुख्य सचिव की होगी या पूर्व मुख्यमंत्री? पूर्व मुख्यमंत्री मतलब जो पहले मुख्यमंत्री था अब हट गया, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगते ही उसका तो पद गया, तो पूर्व मुख्यमंत्री की होती है। तो साथियों ना राज्यपाल की होती है, ना राष्ट्रपति की होती है, ना पूर्व मुख्यमंत्री की होती है। संपूर्ण प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव की होती है। यह ध्यान रखना, मुख्य सचिव एक अवशिष्ट वसीयतदार, मैंने आपको कहा था, व्यक्ति होता है। वो सारे वो काम करता है जो शेष रह जाते हैं। वो प्रशासन का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। मैंने आपको यह भी कहा था कि वो प्रशासनिक कार्यपालिका का मुखिया होता है। तो साथियों मुख्य सचिव जो होता है वही राष्ट्रपति शासन के दौरान जो है वो राज्य की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को संभालता है।
मुझे पता है बहुत ही बढ़िया प्रश्न, आप ध्यान रखना। मेरे हिसाब से तो ऐसा प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन राज्य में सर्वाधिक समय तक उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे? राज्य में कौन सर्वाधिक समय तक उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे? यदि मैं बात करूं अपने राजस्थान की, तो अपने राजस्थान में 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो उप मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे। 4 तो दे ही रखे आपके सामने, सचिन पायलट, टीकाराम पालीवाल, कमला बेनीवाल और हरिशंकर भाबड़ा। उसके अलावा बनवारी लाल बैरवा एक ऐसे व्यक्ति है जो इस पद पर पहुंचे। लेकिन बात यह कर रहा है कि इनमें से कौन सर्वाधिक समय तक पद पर रहे। तो देखो मैं आपको 2 बात बता देता हूं। पहले उप मुख्यमंत्री, ठीक है, ये पहले उप मुख्यमंत्री है, वो अंतिम वह 5वें उप मुख्यमंत्री जो रहे वो रहे सचिन पायलट। अब बात आती है कि सर्वाधिक समय तक, तो सर्वाधिक समय तक रहे हरिशंकर भाबड़ा। हरिशंकर भाबड़ा जो है वो राज्य में सर्वाधिक समय तक उप मुख्यमंत्री पद संभालने वाले व्यक्ति है। ये लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। ठीक है, तो सर्वाधिक समय तक उप मुख्यमंत्री बनने वाले हरिशंकर भाबड़ा ये चूरू जिले की रतनगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से एमएलए थे, और ये राजस्थान की विधानसभा में या राजस्थान में जो है वो उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे। हाल ही में जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि राज्य में सर्वाधिक समय तक जो है वो उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे व्यक्ति कौन है, वो हरिशंकर भाबड़ा है। इसके अलावा बात करें तो टीकाराम पालीवाल एकमात्र ऐसे उप मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो दोनों पदों पर काम करने वाले टीकाराम पालीवाल कह सकते हैं अपन। ठीक है, बात करते हैं 8वें प्रश्न की, और यह कर देता हूं एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री, ये भी लिख ही देता हूं, कमला बेनीवाल। चलते हैं आगे। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? राजस्थान की प्रथम जो विधानसभा थी उसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे? देखो नरोत्तम लाल जोशी ये प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, लाल सिंह सक्तावत ये प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे। सुमित्रा सिंह ये प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष रही। अब बच गया क्या? महाराव संग्राम सिंह। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर रहे वो थे महाराव संग्राम सिंह। साथ में एक बात और ध्यान रखना, वर्तमान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया राजस्थान विधानसभा की जो वर्तमान विधानसभा है उसके जो है वो कौन थे? प्रोटेम स्पीकर। तो वर्तमान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे गुलाब चंद कटारिया। निश्चित तौर से ध्यान रखना, गुलाब चंद कटारिया वर्तमान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। ठीक है, और पहली विधानसभा के थे महाराव संग्राम सिंह। और बाकी मैंने आपको लिख दिया कि कौन कौन से पद पर रहा। तो आगे चलते हैं हम 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? देखो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? यहां प्रश्न पूछा है राज्य वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? देखिए इसमें दे रखा है अनुच्छेद 243 के, उसके बाद दे रखा है
अनुच्छेद 243 जेड ए, और यहां दे रखा है ए और बी दोनों, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत जो है वो ये राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। देखो तो बता देता हूं मैं आपको, यहां तो आएगा राष्ट्रीय वित्त आयोग, वित्त आयोग, ये राष्ट्रीय वित्त आयोग बनता है अनुच्छेद 280 के तहत। ये है दोनों ही राज्य निर्वाचन आयोग, कल मैंने आपको बताया था राज्य निर्वाचन आयोग, यानी इसमें ऑप्शन ही सही नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, यहां लिख देते हैं अपन अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर देते हैं अपन। ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 243 आई और अनुच्छेद 243 वाई के तहत जो है वो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये दोनों तो राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है, 243 के और 243 जेड ए। जबकि यहां प्रश्न था कि राज्य वित्त आयोग का गठन कैसे किया जाता है, तो राज्य वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग है, इसका गठन किया जाता है 243 आई और 243 वाई के तहत जो है वो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। प्रश्न शायद गलत छप गया होगा, लेकिन जो उत्तर है वो यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग होता तो ए और बी दोनों हो जाता, लेकिन यहाँ उत्तर राज्य वित्त आयोग का पूछा है तो अनुच्छेद 243 आई और अनुच्छेद 243 वाई होगा। ये कोई टेक्निकल मिस्टेक हो गई है लिखने में। चलते हैं आगे, आप सही कर लेना इसको। राजस्थान की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने पद आरक्षित है? यानी राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें हैं, 200 विधानसभा सदस्य, राजस्थान की विधानसभा में 200 विधानसभा सदस्य हैं। इन 200 में से अनुसूचित जाति पूछा है ना, हाँ, एससी के लिए कितनी आरक्षित है? तो यदि मैं एससी की बात करूं तो राजस्थान में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो वो है 34 सीटें जो है वो एससी के लिए आरक्षित है, 25 सीटें एसटी के लिए, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 25, अनुसूचित जाति के लिए 34। तो 34 और 25 59, दोनों के लिए कुल मिलाकर 59 सीटें आरक्षित है। ध्यान रखना, राज्य विधानसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित है? तो 59, यानी 59 सीटें आरक्षित है। उनमें से राज्य विधानसभा में जो सीटें हैं उनमें कौन कौन से के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? एससी के लिए 34, एसटी के लिए 25 सीटें आरक्षित है। अब मान लो यह प्रश्न पूछ लेता कि राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है, तो लोकसभा की राजस्थान में 7 सीटें आरक्षित है, 4 एससी के लिए और 3 एसटी के लिए, यानी राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें जो है वो राज्य में आरक्षित है। और एक और बात ध्यान रखना, लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में केवल और केवल एससी और एसटी को आरक्षण है, महिलाओं को या ओबीसी को कोई आरक्षण प्राप्त नहीं है। जो सीटें आरक्षित है वो केवल और केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। चलते हैं अब 11वें प्रश्न की ओर। राजस्थान में किस मुख्यमंत्री के काल में संसदीय सचिव की नियुक्ति प्रारंभ हुई थी? देखिए, राजस्थान में जो संसदीय सचिव है उसके पद के बारे में मैंने आपको बताया था कि संसदीय सचिव उस व्यक्ति को बनाया जाता है जिसे मंत्री पद का अनुभव देना हुआ, कि भाई इस व्यक्ति को आगे चलकर हम मंत्री बनाएंगे, इसलिए इसे थोड़ा मंत्री पद का अनुभव दे देते हैं, चलो इसको मंत्री पद का अनुभव देते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो है वो राज्य की मंत्री परिषद में शामिल नहीं करते, उसे संसदीय सचिव बना दिया जाता है। राजस्थान की बात करें या भारत में बात करें तो संसदीय सचिव की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री करता है और उसको शपथ भी मुख्यमंत्री दिलवाता है।
ये तो तय बात है। लेकिन राजस्थान में यह व्यवस्था किसके काल में शुरू हुई कि राजस्थान में जो है वो संसदीय सचिव की नियुक्ति करनी शुरू कर दी। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में अपने पहले ही कार्यकाल में उस व्यक्ति ने यह काम किया था, वो व्यक्ति थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है, राजस्थान में सर्वाधिक समय तक सीएम के पद पर रहे, उनके कार्यकाल में ही जो है वो संसदीय सचिव की नियुक्ति प्रारंभ हुई थी, ध्यान रखना। और हरिदेव जोशी ये भी सीएम रहे हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि ये राज्य के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जिनने कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। 3 बार सीएम बने लेकिन कभी कार्यकाल पूरा नहीं किया। पंडित हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री और पंडित जयनारायण व्यास राजस्थान के एक ऐसे मुख्यमंत्री जो 2 बार इस पद पर रहे, एक बार मनोनीत और एक बार निर्वाचित, दोनों पदों पर रहने वाले मुख्यमंत्री। यहां पूछा था संसदीय सचिव का, मोहनलाल सुखाड़िया। बात करते हैं अगला, किस राज्य कर्मचारी को राजस्व प्रशासन का किंग पिन कहा जाता है? कौन से कर्मचारी को राजस्व प्रशासन में, जिला प्रशासन का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि किस व्यक्ति को किंग पिन कहा जाता है, यानी वो सबको जोड़कर रखता है। सब कुछ जोड़ने का काम कौन करता है? कलेक्टर करता है, उपखंड अधिकारी करता है, कानूनगो करता है, या ये काम पटवारी करता है? किंग पिन किसको कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसका उत्तर होता है पटवारी। पटवारी को साथियों किंग पिन कहा जाता है, क्योंकि राजस्व का सबसे छोटा अधिकारी हालांकि पटवारी होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी भी पटवारी होता है, जो जनता से जुड़ा हुआ रहता है और अपने कार्यों को पूरा करता है। उसके बिना राजस्व विभाग की कल्पना करना भी नामुमकिन है, संभव नहीं है। पटवारी महत्वपूर्ण सदस्य होता है। हालांकि जिला कलेक्टर सबसे बड़ा अधिकारी होता है, लेकिन किंग पिन की बात करें तो किंग पिन तो पटवारी होता है। तो ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य प्रशासन में किस कर्मचारी को किंग पिन कहा जाता है? तो राजस्व प्रशासन में किंग पिन कहा जाता है पटवारी को। कानूनगो को गिरदावर भी कहते हैं, गिरदावर, ये गिरदावर ही होता है, ये पटवारी से ऊपर ये यूं ही बढ़ते हैं। पटवारी से गिरदावर बनता है, गिरदावर से नायब तहसीलदार, तहसीलदार से एसडीएम यानी उपखंड अधिकारी, एसडीएम से अतिरिक्त जिला कलेक्टर, फिर जिला कलेक्टर, ये यूं ही प्रमोशन होके बनते हैं और सीधे भी भर्ती इनकी होती है। चलो आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? बात करते हैं अपन 13वें प्रश्न की। अगर मैं 13वें प्रश्न की बात करूं तो 13वें प्रश्न का जो आंसर होगा, 13वें प्रश्न का आंसर निश्चित तौर से इसका आंसर होगा अनुच्छेद 243 सी, डी, ई या एफ। अगर मैं बात करूं तो आरक्षण का उल्लेख है पंचायती राज संस्थाओं का अनुच्छेद 243 डी में। मैंने कल आपको शायद ई बताया था, जिसमें कार्यकाल बताया था। कार्यकाल ई में है, यहां डी की बात हो रही है, तो डी में क्या है? आरक्षण है। अब आरक्षण कितना होगा? एससी व एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण के अनुपात में आरक्षण मिलेगा, तथा महिलाओं को 1/3 आरक्षण, महिलाओं को 1/3 आरक्षण होगा और एससी और एसटी को आरक्षण होगा। अब आप कहेंगे कि साहब ओबीसी को भी तो आरक्षण होता है। बिल्कुल होता है। संविधान यह कहता है कि राज्य की विधानसभा तय करेगी कि ओबीसी को आरक्षण कितना देना है कि नहीं देना है। वो आरक्षण ओबीसी की आरक्षण जो है वो राज्य विधानसभा तय करती है। महिलाओं के आरक्षण को जो है वो पीछे राजस्थान में बढ़ाकर 1/2 कर दिया गया था वसुंधरा जी के काल में, लेकिन बाद में उसे वापस कम कर दिया गया। वर्तमान में 1/3 ही है। और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 243 डी में इसका उल्लेख मिलता है। साथियों चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्री परिषद में
कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए, आप याद कीजिए, अनुच्छेद 91 2003, 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार राज्य मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या 12, और जिन राज्यों में यह संख्या अधिकतम सदस्य संख्या 15% और जिन राज्यों में यह सदस्य संख्या 12 से कम होगी, उन राज्यों में न्यूनतम 12 मंत्री बनाए जा सकेंगे। ठीक है, 12 मंत्री होंगे, न्यूनतम बनाए जा सकेंगे, उनसे कम बनाए जा सकते हैं लेकिन 12 तक बनाए जा सकते हैं, और अधिकतम होंगे 30। तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं इन 30 में। राजस्थान में 15% 30 हो गया, तो पहले मैं लिख देता हूं 91वें संविधान संशोधन के अनुसार, 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार राज्य मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री विधानसभा संख्या के 15% तथा जिन राज्यों में यह संख्या 12 से कम है, 12 से कम आती है, वहां कम से कम 12 मंत्री होंगे। ठीक है, अब बात यह है कि राजस्थान की बात करें अपने, तो राजस्थान में 200 सदस्य संख्या है, 15% मंत्री होंगे, बट्टा 100 लगा देता हूं, 2 0 से 2 0 काट देते हैं। राजस्थान में मंत्री होंगे, राजस्थान में अधिकतम मंत्री कितने होंगे भैया? राजस्थान में अधिकतम मंत्री होंगे 30। लेकिन इसने मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या पूछ ली। अब कैबिनेट मंत्री कितने होंगे? अब देखो, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, 3 बात का मंत्री हुआ है। अब ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि कैबिनेट में कितने मंत्री होंगे संविधान के अनुसार, तो हम आपको बता देना चाहता हूं साथियों, इस प्रकार की कोई संख्या संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। मुख्यमंत्री अपनी इच्छा अनुसार अपनी कैबिनेट में कितने भी मंत्री ले सकता है, 30 के 30 ही ले सकता है, 25 ले सकता है, 15 ले सकता है, 12 ले सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने मंत्री लेता है। संविधान उस पर मौन है, कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में कांग्रेस के बाद किस दल को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई? देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये कि कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा कांग्रेस को प्राप्त हुई, लेकिन कांग्रेस के बाद 2 नंबर पर आने वाला दल कौन सा था? आरएस में पूछा गया प्रश्न था कि राजस्थान विधानसभा में जो प्रथम विधानसभा हुई थी उसमें दूसरे नंबर का सबसे बड़ा दल कौन सा था? उस समय राजस्थान की विधानसभा में 17 उपचुनाव हुए थे, सर्वाधिक उपचुनाव 17 प्रथम विधानसभा में। लेकिन प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि 2 नंबर पर कौन आया था कांग्रेस के बाद? कांग्रेस के बाद आई थी राम राज्य परिषद। राम राज्य परिषद ने 24 सीटें जीती थी, और 24 सीटें जीतने के बाद वो राजस्थान की विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ा दल था। पहला कांग्रेस था, दूसरा राम राज्य परिषद थी जिसने राज्य की विधानसभा में 24 सीटें जीती थी, क्योंकि 1980 से पहले तो बीजेपी थी नहीं। भाजपा की स्थापना 1980 में होती है, बात अपन उससे पहले की कर रहे हैं, तो उससे पहले राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी प्रथम विधानसभा की बात करूं तो राम राज्य
परिषद थी, ना हिंदू महासभा थी, ना भारतीय जनसंघ था, ना कृषक मजदूर प्रजा पार्टी थी। कृषक मजदूर प्रजा पार्टी की तो ये 1 सीटें मिली थी, भारतीय जनसंघ को 8 सीटें मिली थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो सीटें मिली थी साथियों वो मिली थी राम राज्य परिषद को 24, और सबसे 2 नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें मिली थी राम राज्य परिषद को, 24 सीटें उनको प्राप्त हुई थी। चले आगे, नगर निकायों में गणपूर्ति कितनी होती है? देखो नगर निकाय मैंने आपको बताए थे कि 3 प्रकार के होते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। इनमें गणपूर्ति कितनी होती है? अगर मैं बात करूं गणपूर्ति की तो इनमें गणपूर्ति होती है 1/3 सदस्य। गणपूर्ति को अंग्रेजी में कोरम कहते हैं, यानी वह मिनिमम संख्या जिसकी उपस्थिति के बिना किसी सदन की कार्यवाही प्रारंभ नहीं होती। तो नगर निकायों की गणपूर्ति, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो नगर परिषद हो, तीनों की ही गणपूर्ति 1/3 सदस्य होती है। जनसंख्या के अनुसार इनका गठन किया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या 5 लाख से ऊपर है तो नगर निगम होगा, 1 से 5 के बीच में तो नगर परिषद होगा, 20,000 से 1 लाख के बीच है तो नगर पालिका वहां स्थापित की जाती है। गणपूर्ति 1/3 सदस्य होती है। 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं किया जाता? किया जाता है, नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है। कौन सा काम, निम्न में से कौन सा काम राज्य लोक सेवा आयोग करता है? इनमें से कौन सा काम है जो राज्य लोक सेवा आयोग करता है? 1 नंबर, लोक सेवकों को प्रशिक्षण देना, नहीं करता। लोक सेवकों के प्रशिक्षण में इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती, कोई भागीदारी नहीं होती। प्रशिक्षण देने का काम राज्य की प्रशासनिक संस्थाएं करती है जो प्रशिक्षण के लिए स्थापित की गई है। इनका काम कभी भी प्रशिक्षण देना नहीं होता। लोक सेवकों की नियुक्ति करना, ना भाई, नियुक्ति भी नहीं करती। नियुक्ति करने का काम अपने विभाग का होता है, यह तो केवल भर्ती करती है। भर्ती कर लिया लोगों को, जितने लोगों को भर्ती करना था उतने लोगों को भर्ती कर लिया, और जिस भी विभाग के उसमें फाइल भेज देती है कि साहब नियुक्ति दे दो इनको, ये लोग हैं, बस ये चुन के देती है। चुनने का काम आरपीएससी करती है, लेकिन नियुक्ति देने का काम आरपीएससी नहीं करती है। नियुक्ति देने का काम संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। जैसे मान लीजिए टीचर भर्ती है तो निदेशालय को भेज देंगे कि साहब ये आप जानो और आपका काम जाने। मान लीजिए कोई ईओ की भर्ती है तो ये स्वायत्त शासन विभाग को भेज देंगे कि साहब आप जानो और आपका काम जाने। या अन्य कोई आरएएस की भर्ती करते हैं तो प्रशासनिक विभाग को भेज देती है कि साहब आप करें इनकी नियुक्ति। तो ये तो केवल भर्ती करती है। अगला, लोक सेवाओं की पदोन्नति करना, पदोन्नति नहीं करती। हां, इतना जरूर है कि जब भी लोक सेवकों की पदोन्नति की जाती है तो इनसे अनुमति लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है, अपना परामर्श देती है, परामर्श जरूर देती है, लेकिन लोक सेवकों की पदोन्नति नहीं करती। अब आप सोचेंगे पदोन्नति क्या होती है? विभाग में परीक्षा दिए बिना जब पद आगे बढ़ता है उसको पदोन्नति बोलते हैं। तो पदोन्नति करने का काम विभाग का ही होता है। जैसे कोई 3rd ग्रेड टीचर है वो 2nd ग्रेड बन रहा है, 2nd ग्रेड टीचर 1st ग्रेड बन रहा है, तो उनसे संबंधित जो राजपत्रित अधिकारियों की जो भर्तियां पदोन्नति होती है उनमें आरपीएससी का परामर्श होता है, लेकिन पदोन्नति करने का काम केवल और केवल संबंधित विभाग का होता है। मैंने आपको बता दिया आरपीएससी भर्ती करती है। तो लोक सेवकों की भर्ती करना हो तो मैं धनपल्ली बता दियो कि जो लोक सेवा आयोग है वो भर्ती करता है। भर्ती 100% वही करता है, भर्ती करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो भर्ती करता है, विज्ञप्ति भी वो जारी करता है, पेपर भी करवाता है और रिजल्ट भी वो जारी करता है। ये सारे काम वो करता है आरपीएससी, लेकिन ये ऊपर वाले तीनों काम ही नहीं करता। ना प्रशिक्षण देता है, ना नियुक्ति करता है, ना ही पदोन्नति करता है। वो ये काम नहीं करता, वो केवल और केवल भर्ती करता है। भर्ती का पूरा काम करता है, भले ही विज्ञप्ति निकालना हो, भले ही परीक्षा करवाना है और भले ही बाद में परिणाम जारी करना हो, वो सारे काम आरपीएससी द्वारा किए जाते हैं। चले आगे, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु होता था। 5 वर्ष और या 70 वर्ष की आयु होता था कि जो 5 वर्ष काम करेगा और या 70 वर्ष की आयु तक काम करेगा। बाद में 2019 में उसमें परिवर्तन कर दिया गया और परिवर्तन करके 5 वर्ष की जगह कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। अब 3 ही वर्ष कार्यकाल होता है,
अथवा 70 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु। तो अथवा 70 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु, दोनों इनमें से जो भी पहले होती है वो जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों या अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। अब इसमें सदस्य अध्यक्ष होते कितने हैं? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, केवल एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। पहले एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होता था, वर्तमान में एक अध्यक्ष और 2 ही सदस्य होते हैं। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है, निश्चित तौर से बढ़िया प्रश्न है। आगे चलते हैं। राज्य सूचना आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? अगर अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की बात करूं कि भाई कितने मुख्य सूचना आयुक्त, तो एक होता है मुख्य सूचना आयुक्त। कितना होता है? 1। और अन्य सूचना आयुक्त ये होते हैं कम से कम 10। तो अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं साहब? 10 होते हैं। कम से कम 10 हो सकते हैं, अधिक से अधिक 10 हो सकते हैं। राज्य सरकार कम भी नियुक्त कर सकती है, ठीक है, कम भी नियुक्त किए जा सकते हैं, अधिकतम 10 होते हैं। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है कोलेजियम की सिफारिशों पर। कोलेजियम में कौन कौन सदस्य होते हैं? मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष होता है, नेता प्रतिपक्ष होते हैं और एक कोई भी कैबिनेट मंत्री, मोस्टली गृह मंत्री को मनाया जाता है, वो जो है वो उसका सदस्य होता है। और इसका मतलब 10 सदस्यों की नियुक्ति उनके द्वारा की जाती है। ये 2 SHRC के सदस्य होते हैं। SHRC के मतलब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, यानी राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 होते हैं। RPSC में RPSC होते तो 8 है, लेकिन अध्यक्ष के अतिरिक्त 7 होते हैं। तो यहां अध्यक्ष के अतिरिक्त 2 और यहां 7 होते हैं। वैसे आरपीएससी में 8 सदस्य होते हैं, पर प्रश्न पूछा था अभी सेकंड ग्रेड में आया था कि अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। एसएचआरसी में अध्यक्ष के अतिरिक्त 2 होते हैं और आरपीएससी में अध्यक्ष के अतिरिक्त 7 होते हैं और एसआईसी में यानी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में 10 होते हैं। अध्यक्ष जोड़ दो तो इम 8 हो जा, इम 3 हो जा और इम 11 हो जा। आ ध्यान रखा। चलते हैं आगे। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी बरकतुल्ला खान। ये राजस्थान में जोधपुर से या इनके नाम पर स्टेडियम बना हुआ है। राज्य के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री है। पहले केंद्र में मंत्री रह चुके थे और बाद में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। ये इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी के बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। इन्हें बाद में जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया को हटाकर राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। बाद में इनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी और मोहनलाल सुखाड़िया को मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा ये बाकी नाम भी राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? यानी राज्य में विधानसभा का चुनाव कौन करवाता है, उसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? यदि मैं बात करूं राजस्थान में कि कौन राज्य में चुनाव करवाता है, तो उसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? देखो, चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है और अधिसूचना कौन जारी करता है? निश्चित तौर से राष्ट्रीय या भारत निर्वाचन आयोग करता है। न राष्ट्रपति करता है, न राज्यपाल करता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ECI करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है? अधिसूचना जारी करता है और वही चुनाव करवाता है। ठीक है, चुनाव भी वही जारी करता है और अधिसूचना भी उसी के द्वारा जारी की जाती है। चलते हैं आगे। राजस्थान की कौन सी विधानसभा में सदस्य संख्या बढ़कर 200 हो गई? जहां वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में सदस्य संख्या 200 है। अब ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि ये 200 हुई कौन सी विधानसभा में थी? कौन सी विधानसभा में ये बढ़कर 200 हो गई थी?
तो यदि मैं बात करूं राजस्थान की विधानसभा में, तो छठी विधानसभा में यह सदस्य संख्या बढ़कर 200 हो गई थी। साथियों 200, क्योंकि 1971 की जनगणना के आधार पर 1976 में परिसीमन हुआ था, उसके बाद छठी विधानसभा का गठन हुआ था, उसमें यह सदस्य संख्या बढ़कर 200 हो गई थी। तो राजस्थान में वर्तमान में भी 200 ही है। अगला जो क्या बोलते हैं उसको परिसीमन है वो 2026 में होना है, उस समय राज्य में विधानसभा सीटें बढ़ सकती है। इनमें 5वीं विधानसभा से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा, सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा। अब आप कहेंगे कि साहब सर्वाधिक कार्यकाल तो 5 वर्ष हुए, यूं ज्यादा क्या है उसका? भाई हाँ बिल्कुल आपकी सही बात है, 5 वर्ष और 5 वर्ष तो बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने पूरे किए, यानी बहुत सारी विधानसभाओं में 5 वर्ष हुआ है। तो ये सर्वाधिक कार्यकाल वाली कैसे? तो वो ऐसे कि माननीय प्रधानमंत्री जब थी कौन? इंदिरा गांधी, उन्होंने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल 1-1 वर्ष बढ़ाकर 6-6 साल कर दिया था। तो उस समय ये 5वीं विधानसभा कार्यरत थी, तो इसका कार्यकाल ऑटोमेटिक 1 साल के लिए बढ़ गया। तो समय ज्यादा काम करियो, इसलिए राज्य में सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा होगी 5वीं। प्रश्न 200 को पूछो, 2 सवारी होगी छठी। चलो नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? निम्न में से कौन व्यक्ति कभी किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा और सीधा प्रधानमंत्री बन गया? देखो मुरारजी भाई देसाई बंबई के प्रधानमंत्री रहे। देखो भले ही गुजरात से आते हो, लेकिन उस समय मुंबई और गुजरात एक ही राज्य हुआ करता था, बाद में महाराष्ट्र गुजरात बन गई। चौधरी चरण सिंह यूपी के सीएम रहे, पीवी नरसिंह राव आंध्र प्रदेश के सीएम रहे। लेकिन चंद्रशेखर एक ऐसे व्यक्ति थे जो सीधे ही भारत के प्रधानमंत्री बने, वो किसी भी सीएम पीएम के पद पर नहीं रहे, वो सीधे देश के प्रधानमंत्री बने और इस प्रकार प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने वाले ये भारत के इकलौते प्रधानमंत्री थे। ये कभी किसी पद पर ही नहीं रहे, डायरेक्ट बने तो प्रधानमंत्री बने, नहीं कुछ बने ही नहीं, यानी बने तो देश का सबसे ताकतवर ही पद प्राप्त किया और जब तक नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। ना मुख्यमंत्री थे ना मंत्री थे, ये तो डायरेक्ट जाके क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो आगे चलते हैं, संविधान की किस अनुसूची के अनुसार राज्यपाल द्वारा राज्य के मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है? साधारण सा प्रश्न है, घुमा के दे दियो। प्रश्न है कि मुख्य राज्य के मंत्रियों की शपथ कौन से अनुसूची में है? देखो अनुसूची संघ की एक ही है शपथ की, राज्यपाल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति छोड़ दिया। राज्यपाल उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को यदि छोड़ दें तो शपथ का प्रारूप सबका एक ही जगह है और वो है अनुसूची 3। तो अनुसूची 3 में ही मंत्रियों की शपथ है, अनुसूची 3 में ही मुख्यमंत्री की शपथ है, अनुसूची 3 में प्रधानमंत्री की शपथ है, अनुसूची 3 में ही सारी मंत्रियों की शपथ है। तो अनुसूची 3 ही शपथ से संबंधित है, तो राज्य के मंत्रियों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। चलते हैं आगे 25वें प्रश्न की ओर। ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? देखिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर होती है 2 संस्थाएं, उसके बाद होती है पंचायत समिति और उसके बाद होता है जिला परिषद। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत पहला स्तर है और इसका मुखिया होता है सरपंच। कौन होता है? इसका मुखिया सरपंच होता है साथियों। अब ये प्रधान कौन होता है? ये पंचायत समिति का मुखिया होता है। पंचायत समिति का मुखिया ये होता है प्रधान, और जिला प्रमुख ये जिला परिषद का मुखिया। ये जिला परिषद का मुखिया होता है। तो यह इस प्रकार सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख होते हैं। लेकिन बात आती है कि ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया
सरपंच होता है। यह ग्राम विकास अधिकारी, यह सरपंच का सरकारी कर्मचारी होता है जो उसकी मदद के लिए होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है पंचायत का, वो वीडियो बोलते हैं इसको, VDO, भर्ती निकली ला रहा है वीडियो की, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। और आ भर्ती बा भर्ती है जो कि सन एक परीक्षा पास करा दी, रिजल्ट में इतने लोगों को पास किया था, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुना बहुत सारा का गुना लिया, और उस वजह से क्या हुआ कि सबको फेल दे गई, सन पास करा दिया, सर राजी हो गया, एक तो यहाँ परीक्षा पास करी ली, जब बापड़ा कभी पास को नहीं होगा, बे परीक्षा में भी पास हुआ, हालांकि 1 गुना लिया जब मांगो कटाऊ नंबर हो, लेकिन बात कितना गुना लिया, 18-20 गुना लिया, पूरा गांव ने पास कर दिया। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख पूछा था, सरपंच होता है। तो आज की क्लास में 25% थे अपने, इन 25 प्रश्नों का मैंने व्याख्या सहित आपको जो है वो हल बताया। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही क्लास को निश्चित तौर पर अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लास जो है वो ज्यादा लोगों को फायदा करवा सके। और 3rd ग्रेड का एग्जाम, CET का एग्जाम अभी होने हैं, तो उनके लिए तो क्लास बहुत बढ़िया है। निश्चित तौर से ये आए हुए प्रश्न है और आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। ये इस कड़ी की तीसरी क्लास है, इससे पहले भी 2 क्लास मैं अपलोड कर चुका हूं, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसके अलावा राजस्थान से संबंधित भी 10-11 क्लासें, कल्चर हिस्ट्री की भी मैंने जो है वो अपलोड कर रखी है, वो भी आप क्लास देख सकते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।